Kodak presents the color of life. एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया को यादें बनाने का जरिया दिया, लेकिन आज वो खुद एक याद बन के रह गई। 1996 में कोडक का रेवेन्यू था 15.97 बिलियन, बट 16 साल बाद यानी 2012 तक वो दिवालिया हो चुका था। आज के इस राइज एंड फॉल के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फोटोग्राफी का इतने बड़े एम्पायर ने अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर दिया, कैसे 130 साल पुरानी कंपनी आज ऑलमोस्ट गायब हो गई। एक ज़माना ऐसा भी था जब लोग तस्वीर लेने को कोडक मोमेंट कहा करते थे, यानी कि हर खुशी का पल कोडक के कैमरे के साथ कैप्चर किया जाता था। कोडक ने फोटोग्राफी की दुनिया में अच्छी खासी मोनोपोली बना रखी थी। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया, लेगेसी और इन्वेंशन की है। जॉर्ज ईस्टमैन, जो कि कोडक के फाउंडर थे, वो बैंक में एज अ क्लर्क जॉब कर रहे थे। जॉब के दौरान उनको ट्रिप पे जाने का मौका मिला जहां उनको रियल एस्टेट की डील करनी थी, लेकिन वो कोई सस्ता तरीका ढूंढ रहे थे प्रॉपर्टी की पिक्चर लेने के लिए। उस ज़माने में लोग अक्सर आर्टिस्ट को हायर करते थे पिक्चर बनाने के लिए, लेकिन जॉर्ज ने सोचा आर्टिस्ट को पैसे देने के बजाय क्यों ना एक बढ़िया सा कैमरा ख़रीद लूं जो कि लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा। तो उसने कैमरा ख़रीद लिया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ट्रिप कैंसिल हो जाती है। ट्रिप तो कैंसिल हो गई, लेकिन क्योंकि जॉर्ज के पास कैमरा था तो समहाउ उसको फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट होने लगा। लेकिन उस ज़माने की फ़ोटोग्राफी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और उस टाइम पे वेट प्लेट फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी। सोचो, आज से 100 साल पहले लोग तस्वीर कैसे लेते होंगे। उस ज़माने में तस्वीर लेना सिर्फ प्रोफेशनल लोगों का काम था। वेट प्लेट फोटोग्राफी इसको इसलिए कहते थे क्योंकि इस प्रोसेस में 4-5 किस्म के अलग अलग केमिकल लगते थे, इंक्लूडिंग कोलोडियन। इसलिए इसको कोलोडियन फोटोग्राफी भी कहा जाता था। और इस प्रोसेस की सबसे चैलेंजिंग बात यह थी कि तस्वीर को फ़ौरन उसी लोकेशन पे डेवलप करना पड़ता था, वरना वो सूख जाती थी और ये सब एक डार्क जगह में करना पड़ता था। जॉर्ज इस सब प्रोसेस से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और दिन रात इसके बारे में सोचा करता था कि कैसे इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए। जॉर्ज ने इसके बारे में बहुत रिसर्च और स्टडी की। एक दिन वो ब्रिटिश जर्नल ऑफ फोटोग्राफी का मैगजीन पढ़ रहा था, तब उसको पता चला कि यूके में फोटोग्राफी को बेहतर करने के लिए डॉक्टर रिचर्ड मडॉक्स ने ड्राई प्लेट फोटोग्राफी का इन्वेंशन किया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि तस्वीर को फ़ौरन उसी लोकेशन पर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी और इसमें सिर्फ जेलेटिन का यूज़ किया जाता था। इसलिए जॉर्ज ने अपने घर के बेसमेंट में इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट की हैं। मानो ये उनका एक पर्सनल प्रोजेक्ट बन गया था और दिन रात मेहनत करके 1878 में जॉर्ज ने वेट प्लेट से ड्राई प्लेट का फॉर्मूला बनाया, जिसमें तस्वीर को फ़ौरन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और कई सारी आसानियाँ थी। ड्राई प्लेट फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी फोटोग्राफी की दुनिया में। जॉर्ज ने फोटोग्राफी को अपने लिए आसान बनाना चाहा, लेकिन वो जल्दी समझ गए थे कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। कई सारी ट्रायल एंड एरर के बाद 1880 तक जॉर्ज ने एक अच्छा खासा ड्राई प्लेट फार्मूला तैयार कर लिया था और अब वो इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना चाहता था। और फिर शुरुआत होती है उनकी अपनी कंपनी की, द ईस्टमैन ड्राई प्लेट एंड फिल्म कंपनी। 1881 में जॉर्ज ईस्टमैन ने हेनरी स्ट्रॉन्ग के साथ मिलकर ईस्टमैन ड्राई प्लेट कंपनी बनाई। हेनरी स्ट्रॉन्ग कंपनी का प्रेसिडेंट था, लेकिन असली काम ज़्यादातर जॉर्ज ही कर रहा था। वो ट्रेजरर भी था, लेकिन सब एग्जीक्यूटिव डिसीजन उसके हाथ में थे। इसी टाइम के आसपास जॉर्ज ने एक नए आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया, जिसने कोडक की तकदीर बदल दी। 1885 में उसने फिल्म रोल इन्वेंट किया और उसी रोल के लिए स्पेशल कैमरा बनाया जिसका नाम रखा कोडक। कोडक का ये स्लोगन उन दिनों में बड़ा फेमस था, यू टेक द पिक्चर वी डू द रेस्ट। कोडक का कैमरा मिलता था पहले से लोडेड विद फिल्म, जिसमें 100 पिक्चर लेने की कैपेसिटी थी और जब रोल फुल हो जाता तो फोटोग्राफर कैमरा को रोचेस्टर ईस्टमैन की कंपनी में मेल करता था, साथ में $10 बेचकर। फिर कंपनी फिल्म को डेवलप करती थी, हर एक फ़ोटो का प्रिंट बनाती थी, कैमरा में नया रोल डालती थी और फिर कैमरे के साथ फ़ोटो वापस कस्टमर को भेज देती थी। कितना ईजी बना दिया था फोटोग्राफी को। ये वही मोमेंट था जब फोटोग्राफी सिर्फ प्रोफेशनल का काम नहीं रहा। जॉर्ज ने फोटोग्राफी को आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बना दिया था। इस कैमरे की सबसे स्पेशल बात यह थी कि फ़ोटो लेना और फिल्म डेवलप करना दोनों अलग अलग प्रोसेस हो गए थे। कोडक 20वीं सदी की सबसे बड़ी फिल्म रोल सप्लायर बन चुकी थी। कोडक ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेजर एंड ब्लेड मॉडल का यूज़ किया। इस मॉडल के मुताबिक कंपनी एक चीज़ सस्ती देती है, लेकिन उसके साथ यूज़ होने वाली चीज़ महंगी बेचती है। कोडक के केस में कैमरा था रेजर और फिल्म रोल थे ब्लेड, मतलब लोगों को कैमरा सस्ता मिलता था, लेकिन जब भी उन्हें तस्वीर लेनी होती थी उन्हें कोडक का ही फिल्म रोल यूज़ करना पड़ता था। इस तरह कोडक ने हर रोल के साथ पैसा कमाया। 1934 तक कोडक में 23,000 लोग काम कर रहे थे और ये नंबर हर साल बढ़ता गया। जॉर्ज ईस्टमैन का फोकस सिर्फ पैसा कमाने पे नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए जो कि आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती है।
जैसे कि 1910 में वेलफेयर फंड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें एम्प्लॉय को इलनेस या एक्सीडेंट के केस में मदद दी जाती थी, और 1912 में प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसमें एम्प्लॉय को कंपनी के मुनाफे का कुछ हिस्सा मिलता था। और 1928 के बाद लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट और रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट हुए। जॉर्ज ईस्टमैन ना सिर्फ बिजनेसमैन थे बल्कि बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने मरने से पहले उस वक्त $100 मिलियन डोनेट किए जो कि आज के हिसाब से बिलियन में है। जॉर्ज ईस्टमैन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल बहुत तकलीफ में गुजारे थे। उनकी स्पाइन में एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उनको खड़े होने में मुश्किल होती थी और उनकी चाल चलन बहुत स्लो हो गई थी। जॉर्ज ने ना सिर्फ फिजिकल दर्द सहा बल्कि डिप्रेशन का भी शिकार रहे। उनकी मदर के मरने के बाद उनका कोई करीबी रिश्तेदार ना रहा। जॉर्ज ने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की क्योंकि उनका सारा फोकस और टाइम बिजनेस को ग्रो करने में लग गया। 1934 में जॉर्ज ईस्टमैन इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए सुसाइड कर लेते हैं अपने सीने पे गोली मार के। जॉर्ज की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई थी लेकिन कोडक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोडक की ग्रोथ बहुत फास्ट थी, सब कुछ उसके नए फिल्म रोल और कैमरा इनोवेशन की वजह से। वैसे तो कोडक ने कई सारे कैमरास बनाए थे बट उनका ब्रोनी कैमरा सबसे पॉपुलर हुआ। 1920 और 30 के दौरान कोडक ने अपने डेवलपिंग स्टोर और ऑथराइज डीलर शॉप शुरू किए और इसी तरह वह अपने कस्टमर के और भी करीब होता गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी कोडक पीछे ना रहा। कोडक ने रोचेस्टर सिटी में एक फोटोग्राफी का स्कूल ओपन किया जहां पायलट को ट्रेन किया जाता था कि कैसे हाई अल्टीट्यूड से दुश्मन की लोकेशन के बारे में जानकारी लेना और एग्जैक्ट लोकेशन की तस्वीर लेना, जिसे आयरल रिकोनेंस भी कहते हैं, यानी फ़ज़ाई जासूसी। कोडक के फिल्म रोल नासा मिशन में भी यूज़ हुए थे मून लैंडिंग के दौरान। Okay, here we go, a big one. Off the ground, one more. लेकिन वो कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। कोडक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। 1975 में कोडक के एक इंजीनियर ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया। सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल, 23 सेकंड पर फोटो और 3.5 केजी के वजन के साथ। उस इंजीनियर का नाम था स्टीव। स्टीव सोचने लगा ये फ्यूचर हो सकता है और उसने एक बड़ी सी मीटिंग में सबके सामने प्रेजेंट किया। सबका रिएक्शन कंफ्यूज और शॉक था। एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, ये तो हमारी फिल्म बिजनेस को ख़त्म कर देगा। याद रहे कोडक का 90% रेवेन्यू फिल्म रोल से आता था। एक और एग्जीक्यूटिव ने कहा कि डिजिटल कैमरा से हम कुछ नहीं कमा पाएंगे क्योंकि जब कस्टमर डिजिटल कैमरा खरीदेगा तो 10-15 साल यूज़ करेगा, दूसरा कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह हमारा फिल्म रोल कोई नहीं खरीदेगा। कंपनी ने स्टीव को ऑफिशियली बोल दिया था कि इस पर काम करना बंद करो और जो हमारा फिल्म रोल का बिजनेस है उसको इम्प्रूव करो। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। और यही मोमेंट था जब कोडक ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और फिर 1980 में जापानीज कंपनी मैदान में उतरती हैं। सोनी और फूजी फिल्म हाईली इन्वेस्ट कर रही थी डिजिटल कैमरास पर। उन्होंने काफ़ी हद तक डिजिटल की स्पेस कैप्चर कर ली थी। लेकिन ये नहीं कि कोडक बस खामोशी से देखता रहा, उन्होंने भी इस रेस में हिस्सा लेने की कोशिश की लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और फिर साल 2012 में कोडक ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। एक एम्पायर जो 130 साल तक चला धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। आज कोडक सिर्फ प्रिंटिंग और केमिकल तक ही महदूद रह गया। ये इनोवेशन को ना अडॉप्ट करने की बेहतरीन मिसाल है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।